बातचीत हुई उसमें कैटेगरिकली लिखा भी गया है कि डिफेंस सेक्टर को लेके बातचीत हुई है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में साझेदारी को लेके हम लोगों ने बातचीत की है। अजय श्रीवास्तव जी, चूंकि जब हम सेक्टोरल बातचीत की बात करते हैं तो आपने सुना होगा यूएसटीआर का बयान आया करीब एक दिन पहले। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है भारत के साथ, भारत को खोलना, उसके मार्केट को वहाँ एंटर करना, और उन्होंने एक सेक्टर का स्पेसिफिक नाम दिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर हमारी बातचीत चल रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत ने अपने आप को रेड लाइन एरिया में उसको डाल रखा है, डेयरी सेक्टर को भी डाल रखा है। उसमें कहीं कोई गुंजाइश है क्या कि भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और यूएस जो चाहता है उसकी बातों को कुछ हद तक माना जाए ताकि बीच का रास्ता निकल कर आए? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये ट्रेड डील है और अमेरिका का एक्सपोर्ट हमें मैक्सिमम जीरो टैरिफ पे हमें करना चाहिए। तो 95% अमेरिका का जो एक्सपोर्ट इंडिया का होता है वो नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होता है। हमें उन सब में अधिकतर में जीरो टैरिफ करने का कोई इशू नहीं है अमेरिका के साथ में। तो आप समझिए हमने 95% उनका जो एक्सपोर्ट है टैरिफ फ्री मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रीकल्चर लेस देन 5% है। उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि जो अमेरिका का एक्सपोर्ट है करीब $2 बिलियन का है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, उसमें आधी चीज़ें चीज़ें जैसे बादाम है, जैसे एप्पल है, ये सब चीज़ें हैं, इनमें हमें टैरिफ कम करने की हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन जो कोर ग्रेन्स हैं, गेहूं, चावल या मक्का, ये सब चीज़ें जो है वहाँ हमारे लाखों करोड़ों फार्मर्स काम करते हैं, उनमें खोलना हमारे लिए संभव नहीं होगा। ऐसे ही जीएम क्रॉप की वो लोग बात करते हैं कि ठीक है आप खाने के लिए नहीं तो फ्यूल के लिए मक्का ले लीजिए, उससे बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, तो आप वो ले लीजिए जीएम। तो जीएम में प्रॉब्लम क्या होता है, आप इंडिया में आएगा और उसको बाकी चीज़ों से मिलने से बचाना वो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जीएम भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं कहूँगा एग्रीकल्चर में जो नॉन कोर एरियाज हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बादाम है, ये सब चीज़ें हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा कंसेशन देना छोटे लेवल पर। लेकिन जो कोर एग्रीकल्चर है वो तो बिल्कुल ही नो नो है, हमारे लिए रेड लाइन है, क्योंकि उसमें वो ट्रेड हमारे लिए है ही नहीं। वो तो हमारी लाइवलीहुड इशू है, करोड़ों फार्मर्स के लिए, 70 करोड़ फार्मर्स के लिए लाइवलीहुड इशू है, उसमें हम नहीं खेल सकते। और डेयरी सेक्टर? अजय श्रीवास्तव जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, डेयरी सेक्टर में क्या, कहाँ गुंजाइश आपको दिख रही है? तो डेयरी सेक्टर में देखिए बात टैरिफ के अलावा बाकी बातें भी हो रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है डेयरी के ऊपर वो साइंटिफिक नहीं है। वो क्या स्पेसिफिक उदाहरण क्या देते हैं? वो उदाहरण देते हैं जैसे हम कहते हैं कि अगर आप हमें बटर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इंडिया कहता है कि अगर बटर उस काऊ के मिल्क से आया है जिस काऊ को खाने में आपने दूसरी काऊ का मांस दिया है तो भाई हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। यूएस कहता है ये अनसाइंटिफिक है। तो हम कहते हैं अनसाइंटिफिक हो तो हो, लेकिन हमारी कल्चरल सेंसिटिविटी है। एक एक काऊ को दूसरे काऊ का मीट आप कैसे दे सकते हैं? तो ये बहुत बड़ा इशू है डेयरी सेक्टर में जो कि उन्होंने अपोज किया है हमें। तो इसलिए डेयरी में तो हमारा फंडामेंटल ही प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट की बात तो बाद में आएगी, पहले तो ये हम सॉल्व कर लें। तो मेरे हिसाब से ये सब कल्चरल वो तो सेंसिटिविटी बड़ा की चीजें हैं। पॉलिटिकल रिस्क भी होगा, ये तो सोशल होगा। रिस्क के अलावा देखिए हम पॉलिटिशियन की बात नहीं करें, हम अपनी बात भी करें। एज ए कल्चरल आपको कैसा लगेगा? मार्केट में कैसा? बिक रहा है, आपको सोचिए कैसा लगेगा। तो ये तो यूएस को बिल्कुल, थोड़ा ये कल्चरली सोचना पड़ेगा। एक चीज प्रैक्टिक। आपको और बताएं, करीब 20 साल पहले मैड काउ डिजीज हुई थी यूरोप में। मिलियंस ऑफ काउज को स्लॉटर किया गया था क्योंकि देवर फेड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अदर काउज। तो उनके दिमाग में एक डिजीज पैदा हो गई और मिलियंस ऑफ काउज को कल किया गया था। तो हम क्यों उस रास्ते जाएं? लेकिन तो यूएस हैज टू बी सेंसिटिव। वो हमसे ट्रेड डील कर रहा है, ट्रेड डील बराबरी की चीज होती है। आप अपनी चीजें थोप थोड़ी सकते हैं और आप कुछ भी वर्ड्स यूज करेंगे उसके लिए। आपको थोड़ा सा व्यवहारिक होना पड़ेगा, क्यों शशांक बिल्कुल। साहब? नहीं, व्यवहारिक की बात ये है कि अमेरिका देखता है अपने रिश्तों को कि किस तरीके से चीन के ऊपर हावी होना है, रूस के ऊपर हावी होना है, और उसमें जो है भारत अगर हमारे साथ बन सकता है तो भारत के ऊपर भी हावी होना है। इसलिए ताकि अगर चीन ने मार्केट अपना खोल रहा है तो भारत को खोलना पड़ेगा, क्योंकि चीन में भी 1.4 बिलियन लोग हैं, भारत में 1.5 बिलियन है। तो वो इस हिसाब से देखते हैं, अरिथमेटिक लगाते हैं। पता नहीं कहाँ से सीखी है उन्होंने अरिथमेटिक। तो वो कल्चरल चीजें जो हैं, जो इस उसको तरह की कंसिडर बातें, नहीं करते। भावना है, वो नहीं समझते हैं वो इन चीजों को। जी वो इन चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन भारत की तो चीज़ें बड़ा क्रिटिकल रहती हैं यहाँ पे। मिथिलेश्वर ठाकुर साहब,
एक मुद्दा और है, वो है कि बार बार सरकार इस बात पर जोर दे रही है और कहा भी जा रहा है कि यूएस के साथ ठीक है हम लोग ट्रेड डील कर रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पैरेलल हम लोग अलग अलग रास्ते खोल रहे हैं। कई देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, कुछ एक के साथ साइन भी हो गया, यूरोप जैसे के साथ साइन होने के कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये सब चीज़ें कितना है कि यूएस के शॉक को एब्जॉर्व कर सके? नहीं, यूरोप का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम अपने सेक्टर की बात करें तो यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट ऑलमोस्ट 192 बिलियन यूएस डॉलर का ग्लोबल इंपोर्ट है अप्रैल में। अमेरिका का तो कुछ 80 बिलियन डॉलर का है। तो यूरोप कैन मोर देन कंपनसेट द लॉसेस दैट वी हैव हियर, मतलब द मार्केट दैट वी हैव लॉस्ट। बट पॉइंट है कि हमारा चूंकि 33% ऑलरेडी शेयर है, तो वो हम लूज क्यों करना चाहें। लेकिन यूरोप में दूसरी कठिनाई है। यूरोप और यूके तो क्या है कि अभी हम लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं थे, क्योंकि बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी को टैरिफ एक्सेस था, फ्री जीरो ड्यूटी एक्सेस था यूरोपियन यूनियन वगैरह में। उसके चलते उन्हें एक अनफेयर एडवांटेज था, जो इस एफटीए के बाद हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा और विद इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट वहाँ एक दूसरी तरह की समस्या इमर्ज हो गई है। ईयू में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर हो गया है सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशंस का। ESPR, CSDDD, CSRD, ये सब जो कंप्लायंसेस हैं, चूंकि ये सब जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो लार्जली MSME ड्रिवन है, इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल और वो एक्सपर्टीज नहीं है कि इमीडिएटली वो सारे सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशंस को कंप्लाई कर पाए। इसलिए ये इनका कंप्लायंस और कॉस्ट बर्डन सडनली बढ़ जाएगा। तो वो एक मेजर चैलेंज है, इसको नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में देखा जा रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। तो वो एक चैलेंज है जो हमको लगता है ईयू नेगोशिएशन में नेगोशिएट करना चाहिए कि अगर हमें कार्व आउट नहीं भी मिले, एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम मिले, सो दैट की इंडस्ट्री को एक कुछ समय मिले अपने आप को गियर अप करने के लिए। मैंने कहा कि एक्चुअली इस मामले में हमें वो जो तृणमूल कांग्रेस का जो अप्रोच है SIR के लिए, वो अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए कि while we keep on opposing this, we prepare ourselves to comply also at the same time. हमें इस बात के लिए समय देना चाहिए, लेकिन पता नहीं इतना समय देने के तैयार होंगे क्या अजय श्रीवास्तव जी? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन की बात बहुत अच्छी लगती है, हो तो बहुत फायदा होगा, लेकिन होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? यूएस और यूरोप दो ऐसे मार्केट हैं जो बहुत ही वेल नीटेड मार्केट हैं। आप दो बायर से बात कीजिए, उनको आप बेचिए, पूरे यूएस में फैल जाएगा सामान। यूरोप में 4 लोगों से बात कीजिए, पूरे 27 कंट्रीज में फैल जाएगा। ऐसे क्लोज निट रिटेल चेन्स और जगह नहीं, अफ्रीका में नहीं, लैटिन अमेरिका में नहीं, इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी नहीं है। तो अच्छी बात है नहीं? ये तो नहीं, तो अगर आपका यूएस में गिरता है मार्केट, तो दूसरे मार्केट में आपको खोलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, तो यूएस का हमारा गिर रहा है, जैसे मिथिलेश्वर जी ने बिल्कुल ठीक बताया है। 1 जनवरी से यूरोप में CBAM लगेगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेजर। वो स्टील का एक्सपोर्ट पहले ही हमारा 24% गिरा है पिछले साल, और ज्यादा गिरेगा। तो दोनों मार्केट जो है बंद हो रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यूरोप लगा रहा है। तो डाइवर्सिफाई करना बिल्कुल आसान नहीं रहेगा और एक्सपोर्ट हमारा गिरेगा। एक ही चीज़ हमें रेडी रहना पड़ेगा कि हमको अपने प्रोडक्ट क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाने का। हम डिफरेंट मार्केट में जाना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए, हमें पता लगा चाइना जो है 36 महीने का क्रेडिट देने को तैयार है अफ्रीकन मार्केट में। आप कहाँ देंगे? हम तो 3 महीने 4 महीने के ऊपर हमारे पास, वी कांट सस्टेन दैट। तो ये सब कहना अच्छा है, कोशिश करते रहने चाहिए, सारे कंट्रीज कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। लेकिन हमें एक ही चीज़ है जो हमें हेल्प करेगी एक्सपोर्ट बढ़ाने में, वो है नए प्रोडक्ट लाएं, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाएं, और कोई रास्ता नहीं है। नए प्रोडक्ट लाइन क्वालिटी बढ़ाएं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि इसमें क्या चुनौतियां, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।